Hello and very warm welcome to everyone. Good morning. Here today's topic is blood and blood groups. Let's start this topic now. What is blood? Blood is a fluidic living tissue which is thick, sticky and red colored and flows into the blood vessels. ब्लड क्या होता है? ये फ्लूइडिक होता है, मतलब तरल होता है, पानी जैसा लिक्विड है और लिविंग टिश्यू है। इसके अंदर जो कॉर्पसलस है, सेल्स है, वो लिविंग है और वो थिक होता है, मोटा गाढ़ा और स्टिकी होता है, मतलब चिपक जाता है सरफेस के ऊपर। जिस किसी सरफेस के ऊपर ये जाता है वहाँ पर वो चिपक जाता है और इसका कलर होता है रेड। और कहाँ पर फ्लो करता है? ये ब्लड वेजल्स के अंदर, वेन्स और आर्टरीज के अंदर। ठीक है, अब ये किससे मिलकर बना है? दिस इज मेड अप ऑफ, मेन कंपोनेंट इसका प्लाज्मा विच इज नॉन लिविंग लिक्विड मीडियम एंड द ब्लड कॉर्पसलस। ब्लड कॉर्पसलस कहो या ब्लड सेल्स कहो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स विच आर लिविंग सेल, इनसे ये मिलकर बना हुआ होता है। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसलस, इनसे ब्लड बना होता है। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन to various body organs and carry the harmful substances from different organs to the excretory organs। इसका मेन फंक्शन, इसके अंदर जो मौजूद प्लाज्मा है, प्लाज्मा का मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है खाना और न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके उसको हर एक बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाना और बॉडी के ऑर्गन से या सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स तक लेके आना, ये होता है प्लाज्मा का वर्क। तो फिर कॉर्पसलस का क्या वर्क होगा? यहाँ पर कितने टाइप की सेल्स होती है? मैन कॉर्पसलस या सेल कुछ भी बोल सकते हैं ना। देर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसलस आर फाउंड इन द ब्लड, विच आर 3? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसलस, इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज गैसेस। ये हमारी लंग्स के अंदर जो आने वाले ऑक्सीजन है उसको लेके बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक पहुंचाता है। तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसका कलर रेड होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। वाइट ब्लड कॉर्पसलस, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन, जो बाहर से एंटर होने वाले हार्मफुल माइक्रोब्स है उन पैथोजन से हमारी बॉडी को बचाता है, रक्षा करता है। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या बनाता है? क्लॉट कर देता है ब्लड को। जब हमारे कहीं कट लग जाता है, चीरा लग जाता है, चोट लग जाती है और ब्लड फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, तो ब्लड के फ्लो को रोकने का वर्क इसका होता है। प्रोटेक्ट द ब्लड वेजल्स एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ये ब्लड वेजल्स जो जहाँ से ब्लड जिसके अंदर से पास हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है और ब्लड की ब्लीडिंग को रोकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4 ग्रुप होते हैं। किसने दिए थे? कार्ल लैंडस्टेनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट था। उसने 1901 के अंदर ये क्लासिफिकेशन दिया था ब्लड के डिफरेंट ग्रुप का। ऑन द बेसिस ऑफ, इसने किसके बेस पे दिया था? उसके ऊपर जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन है, उन एंटीजन पे बेस इसने ये ब्लड ग्रुप दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेरियस एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। Blood has been classified into various groups. Normally, these antigen can be protein. अब आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन है वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड है और किसके बने होते हैं? या तो प्रोटीन के या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के या इन सब के साथ में कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड से।
These antigens are synthesized from single allele or related gene which is inherited from both mother and father. अब ये जो बने हुए हैं सेल्स के ऊपर, सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। उन जीन्स के अंदर से हर एक जीन 2 एलीलीज का बना होता है। तो ये जो एंटीजन है या तो 1 एलीली के या 2 एलीली से मिलकर बने होते हैं। जो जीन्स हमारे या तो फादर से मिलते हैं या फिर मदर से। तो फादर और मदर के ब्लड ग्रुप के बेस्ड हमारा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, उसके अंदर जो डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है जिसका और जिनके ऊपर एंटीजन डोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्लड ग्रुप होगा। जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा था ये एलीलीज वगैरह। 2 टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट हमारे ब्लड के अंदर। नॉर्मली 2 टाइप का एंटीजन होते हैं, ए एंड बी। दीज आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 एंटीजन्स 4 ब्लड ग्रुप आर फाउंड। ए और बी सिर्फ 2 एंटीजन के आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होने या एब्सेंट होने पे बेस्ड इसको 4 ग्रुप में डाला जा सकता है। जिस किसी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए मौजूद है उसको ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। जिसके अंदर बी है उसको बी ग्रुप। जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है उसको ए बी के अंदर। और जिसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद नहीं हो उसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और इस तरह से एंटीजन पे बेस्ड इस क्लासिफिकेशन को ही क्या बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अभी देखा था ए टाइप के अंदर एंटीजन ए है और जो ब्लड ग्रुप बी टाइप है उसके अंदर एंटीजन बी है। ए बी के अंदर बोथ ए एंड बी और ओ के अंदर कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ओ टाइप ऑफ ब्लड इज डिवॉइड ऑफ, मतलब इससे वंचित है। किससे? ए और बी एंटीजन दोनों से ही वंचित है। इसके ऊपर किसी तरह का एंटीजन नहीं होता। ओके, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इन 2 एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन होता है RH फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी एंटीजन अनदर एंटीजन नेम RH। क्या नाम होता है एंटीजन का? RH कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेस। तो आरबीसी के ऊपर इन 2 ए और बी एंटीजन के अलावा RH एंटीजन भी मौजूद हो सकता है और नहीं भी। If RH antigen is present on the surface of RBC, blood is called RH positive. अगर RH फैक्टर मौजूद है तब तो ब्लड RH पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ए बी और ओ ही पढ़ते थे। अब ए पॉजिटिव कब होगा? जब उसके अंदर RH पॉजिटिव होगा, मतलब RH एंटीजन मौजूद होगा। और ए नेगेटिव कब होगा? जब RH एंटीजन मौजूद नहीं होगा। इफ द ब्लड इन आरबीसी कॉर्पसेस आर डिवॉइड ऑफ RH एंटीजन, अगर RH एंटीजन ब्लड की आरबीसी पर मौजूद नहीं है तब ब्लड कौन सा कहलाएगा? RH नेगेटिव। या ए ब्लड ग्रुप के अंदर RH मौजूद नहीं है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड RH ग्रुपिंग। तो आपको ये दोनों एबीओ ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग समझ आ गई होगी। एक बार इसको वापस से देख लेना, ठीक है। चलो, इसकी जो टेबल दे रखी है वो देखो पहले तो। एलईलीपी बेस्ड क्या दे रखा है इसके अंदर? डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, फिर एबीओ ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग और एंटीबॉडी जो उनके ब्लड के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, अब अगर एंटीजन ए मौजूद है तो उसके अंदर जीनोटाइप कौन सा होगा? जीनोटाइप ऑफ द एंटीजन। तो उसको अपन एलीली को, एक्चुअली जो एंटीजन है वो एलीली से बने हुए हैं। एलीली क्या करती है? किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को, पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है ना, किसी एक गुण को। जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है
तो या तो वो डोमिनेंट होगा या फिर रिसेसिव होगा। तो डोमिनेंट, अगर ए एंटीजन मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट है तो कम से कम एक जो है आई वो कैपिटल होगा और एक आई स्मॉल होगा। आई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो आई ए और आई ए, अगर ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए है तो उसको शो करने के लिए दो एलीलीज, या तो आई ए या आई ए, और उनमें से किसी एक के ऊपर कैपिटल आई है और एक स्मॉल आई है, तो भी वो क्या होगा, ए एंटीजन ही होगा। जो डोमिनेंट है वो मौजूद है। ओके, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो जेनेटिक्स देखें, जेनेटिक्स वाला चैप्टर देखें, उसके बाद में ये समझ में आ जाएगा आसानी से। ओके, फिर ए एंटीजन के अलावा अगर आर एच एंटीजन भी मौजूद है तो ये दोनों मिलके ए पॉजिटिव हो जाएगा ब्लड, तो ठीक है। और जो एंटीबॉडी इसके ऊपर होगा वो एक तो इसका होगा एंटी बी, और आर एच का एंटी नहीं होगा। अब एंटी ये रहा ए प्लस कब होगा। अब ए माइनस की बात करें, ए माइनस की बात करें, सबसे पहली बात तो इसके अंदर ए आ रहा है तो एंटीजन ए तो होना ही है। अब नेगेटिव है, आर एच फैक्टर अब्सेंट है, और इसको शो करने का, दोनों को ए को शो करने का सेम तरीका है, और इसके अंदर मौजूद होगा एंटी बी, क्योंकि ए मौजूद है तो ए का अगेंस्ट मतलब उल्टा बनेगा। बी पॉजिटिव के लिए एंटीजन बी मौजूद होना चाहिए और बी का उल्टा एंटी ए इस ब्लड के अंदर मौजूद होना चाहिए। देखो ब्लड के अंदर जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी एंटी ए है, बी का एंटी ए। ऐसा क्यों? अगर एंटीबॉडी एंटीजन बी के अंदर एंटीबॉडी बी मौजूद होगा तो जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। लेकिन ये एंटीजन होना तो जरूरी है क्योंकि वो हमारे फादर और मदर से जेनेटिक कैरेक्टर लेके आता है। तो ये जो जेनेटिक कैरेक्टर को ही ख़त्म कर देगा तो ये ब्लड के अंदर सीरियस डिजीज को पैदा कर सकता है। तो इसलिए जिसके अंदर बी ब्लड ग्रुप हो, बी एंटीजन मौजूदा, तो उसका एंटीबॉडी एंटी ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ब्लड ग्रुप ए बी है, नाम से पता चल रहा है ए और बी, और साथ में ए बी पॉजिटिव। इसका मतलब ए और बी एंटीजन है, उसके अलावा आर एस भी प्रेजेंट है। फिर अगर दोनों प्रेजेंट है तो एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, और सॉरी एंटी ए और एंटी बी दोनों ही एब्सेंट होंगे, क्योंकि ए और बी दोनों के एंटीबॉडी नहीं बन सकते क्योंकि वो फिर एंटीजन को खत्म कर देंगे। ए बी नेगेटिव के लिए ए और बी प्रेजेंट है लेकिन आर एच एब्सेंट है। नेगेटिव का मतलब आर एच एब्सेंट, और इसमें भी दोनों एब्सेंट होंगे, एंटीजन नहीं बन सकते। ओ पॉजिटिव की बात करें तो ओ पॉजिटिव के अंदर ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, इसलिए ओ है इसका नाम। और ओ को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो क्या है, स्मॉल आई आई। ठीक है, ए बी को प्रेजेंट करने के लिए आई ए और आई बी दोनों मौजूद है, बी को प्रेजेंट करने के लिए आई बी या आई बी स्मॉल आई। फिर ओ की बात कर रहे थे तो ओ के अंदर अगर ओ पॉजिटिव है तो आर एच प्रेजेंट है, ओ नेगेटिव है तो आर एच एब्सेंट है, और इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी मौजूद होगी, एंटी ए और एंटी बी बोथ प्रेजेंट, एंटी ए एंड एंटी बी बोथ प्रेजेंट। ओके, आर एच ग्रुपिंग और एबीओ ग्रुपिंग अपन ने देखी है। अब देखो सॉरी person having A type blood group have IgM type antibody B। अभी हमने देखा था जिस ब्लड ग्रुप के अंदर जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी, जो कि क्या है, ग्लोब्यूलिन म्यू। इन द सेम वे अगर
ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी एंटी ए, और ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, एंटी ए या एंटी बी दोनों में से कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी मौजूद होगा, क्योंकि इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं है। ओके, और ये हो गई ए बी की बात। इफ अ पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफ्यूज विथ टाइप बी ब्लड, अब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप का, किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसको ब्लड की जरूरत है और उसके ब्लड के अंदर ब्लड ग्रुप बी डाल दिया जाए, तब क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी के अंदर ब्लड ग्रुप जो ए है उसके अंदर पहले से मौजूद है एंटी बी, वो एंटीबॉडी क्या करेगी, प्रेजेंट इन द ब्लड विल डेस्ट्रॉय द बी टाइप रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, जो आने वाली आरबीसी है, आने वाला ब्लड है जिसको ए के साथ में मिक्स किया गया है, तो उसके अंदर जो आरबीसी पर मौजूद एंटीजन है उसको एंटीबॉडी भी खत्म कर देगा। दिस इज द केस विथ एवरी मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जितने भी अलग अलग डिफरेंट मैच के अगर ये ट्रांसफ्यूजन करे जाएं तो उसके अंदर इसी तरह का प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट शुड बी always be taken into consideration that the blood group of the donor and recipient belongs to the same group। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप चेक करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, ए ब्लड ग्रुप के साथ में ए ही और बी के साथ में बी ही, ठीक है। और आर एच पॉजिटिव का भी ध्यान रखना, आर एच पॉजिटिव जिसका हो उसके अंदर आर एच पॉजिटिव का ही डालना है, ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव। अ पर्सन विथ ओ टाइप ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने की है। जिस किसी का ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, वो हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है अगर ए को ज़रूरत है, चाहे वो पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ब्लड की ज़रूरत है। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है जिसके पास ए है उसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी, ठीक है। अब एंटी बी, जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर तो एंटीजन ए और बी दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो अगर ये इसके अंदर डाल दे तो इसका जो ब्लड है उस पर एंटीबॉडी बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये डोनेट कर सकते हैं, बी को भी डोनेट कर सकते हैं और ए बी को भी डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, वो ए ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है और बी ब्लड ग्रुप से भी ब्लड को ले सकता है, कौन, ए बी, और साथ ही साथ में ओ से भी ले सकता है, तो तीनों से ही ले सके उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्सन विथ ओ टाइप ब्लड कैन डोनेट ब्लड टू all and person with AB type of blood can accept from all, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो हर किसी को डोनेट कर सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, सॉरी ए बी है, वो हर किसी से ब्लड को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। आर एच फैक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं। कुछ आर एच इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीशस। RH factor is a protein of about 417 अमीनो एसिड। ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन एक्चुअली अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो ये लगभग 417 अमीनो एसिड से बनी हुई प्रोटीन है, एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन स्पाइसेस ऑफ मंकी नेम मकाका रीशस। मकाका रीशस नामक एक बंदर था, उसके अंदर ये पाया गया था, उसके ब्लड के अंदर सबसे पहले उसको खोजा गया था, ठीक है, मकाका रीशस, या इसका नाम मकाका मुलाटा है, नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस प्रोटीन इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूमन आरबीसी। मका के डिशेस पर खोजने के बाद में उसको ह्यूमन बींग्स के ब्लड ग्रुप के अंदर भी पाया गया था। अबाउट 85% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज RH पॉजिटिव, और लगभग 85% के अंदर ये फैक्टर मौजूद होता है। ठीक है, RH फैक्टर मौजूद होता है, और 15% के अंदर ये नहीं होता, तो वो RH नेगेटिव होते हैं। फिर 5% इसके अलग अलग टाइप के RH हैं। कौन कौन से, इसको याद रखने के लिए 3 अल्फ़ाबेट याद रखो, C, D और E। 5 होते हैं ये, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ RH फैक्टर है। तो ये इस तरह से है। एक तो हो गया RH कैपिटल C, फिर RH स्मॉल c, ठीक है, फिर RH-D, फिर RH कैपिटल E और RH स्मॉल e। तो दो तो कैपिटल और स्मॉल c, और कैपिटल और स्मॉल e, और बीच में आ गया D। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 ग्रुप के अंदर हैं, याद हो जाएंगे ये तो। आर फाउंड इन ह्यूमंस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ RH फैक्टर इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज फॉलोइंग। अब किसकी कितना परसेंटेज है, RH-D होता है 85%, कैपिटल E 30%, स्मॉल e 78%, कैपिटल C है 80% और स्मॉल c है 80%, बोथ इक्वली। अमंग ऑल द RH फैक्टर, RH-D इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट इम्यूनोजेनिक। और इसमें जो RH-D है वो मोस्ट प्रीडोमिनेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Not only the blood group but matching of RH factor is important for blood donation। तो सिर्फ ब्लड ग्रुप का अंदर ही ब्लड ग्रुप ही मैच होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर जो मौजूद RH फैक्टर है वो भी मैच होना जरूरी है। अगर RH फैक्टर मौजूद है तो वो RH फैक्टर वाले ही को ही डोनेट कर सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव पर्सन टू RH नेगेटिव पर्सन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन द रिसिपेंट। तो जी जब ट्रांसफर हम लोग RH पॉजिटिव वाले पर्सन के अंदर RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप डाल देते हैं तो उसकी वजह से उसके ब्लड के अंदर IgG एंटीबॉडी बन जाता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन G गामा। द IgG एंटीबॉडी सो प्रोड्यूस वर्क्स अगेंस्ट द RH फैक्टर। हमने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव डाल दिया तो ये जो IgG एंटीबॉडी बनेगा वो RH फैक्टर के अगेंस्ट वर्क करेगा। दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द RBC प्रोसेसिंग द RH फैक्टर बाय प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन या एग्लूटिनेशन। तो ये RBC को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये RH फैक्टर के साथ में रिएक्ट करेगा IgG, तब ये RBC को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है एग्लूटिनेशन प्रोसेस के द्वारा। उसके द्वारा क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल कंपाउंड कॉल्ड बिलीरुबिन इन द ब्लड। और इस प्रोसेसिंग के कारण ब्लड के अंदर बिलीरुबिन नामक जो एक हार्मफुल सब्सटेंस है वो एक्युमुलेट होना या जमना शुरू हो जाता है। Excess amount of bilirubin cause impairment of liver and spleen functioning। और इसकी वजह से लिवर और स्प्लीन का जो वर्क है वो बिगड़ जाता है। दिस में लीड टू द फेलियर ऑफ किडनी एंड कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ पर्सन। और इसकी वजह से बिलीरुबिन की ज़्यादा जमा होने की वजह से किडनी फेल हो जाती है और कई बार जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो जाती है। तो गलत RH फैक्टर पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव का ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये सब हो रहा है। दिस इज टू बी नोटेड दैट anti-RH एंटीबॉडी आर नॉट प्री सिंथेसाइज, रादर दे आर प्रोड्यूस आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ RH नेगेटिव ब्लड विद RH पॉजिटिव ब्लड। तो ये हुआ कि जो RH फैक्टर है, यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, अगर हम एंटीजन ए की बात करें तो एंटीजन ए के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटी-बी मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है उसका एंटीजन कोई तरह का मौजूद नहीं होता।
लेकिन जब RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तब एंटी RH बनता है। इसके अलावा इनका एंटीबॉडी नहीं बनता है। सबसे पहले एंटीबॉडी ही RH का कब बनेगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों एक बार कांटेक्ट में आ गए तो एंटी RH बनेगा। ठीक है, इससे पहले एंटी RH नहीं बनेगा। इफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अब ये कंडीशन आ जाती है कई बार प्रेगनेंसी के दौरान, मदर इज RH नेगेटिव एंड द फीचर्स इज RH पॉजिटिव। जो माँ है वो RH नेगेटिव है, उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर जो फीचर्स है वूम के अंदर तो उसमें RH पॉजिटिव है। तो स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो उस वक्त जो बच्चे का जन्म होता है तो उस पर पूरा ध्यान रखना जरूरी है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी ब्लड ऑफ द मदर एंड द फीचर्स मिक्स विद ईच अदर। और फर्स्ट डिलीवरी के वक्त जो माँ का और बच्चे का ब्लड है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होता रहता है। इस वजह से दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडी। दोनों का ब्लड मैच हो गया, दोनों का ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया, तो इसकी वजह से RH फैक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। तो RH फैक्टर जब कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से क्या बनेगा, RH एंटीबॉडी बन जाएगा जो कि मदर के अंदर बनेगा। फर्स्ट बेबी इज बॉर्न नॉर्मल, तो पहला बेबी जो होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो सेकंड बेबी होगा उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी। कॉम्प्लिकेशन में अराइज ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी इफ दिस टाइम टू फीचर्स इज RH नेगेटिव। तो इस वक्त फिर अगर बच्चा जो है दूसरी बार वो RH नेगेटिव है और माँ कौन सी है, RH नेगेटिव है, लेकिन जो मदर है मदर के ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडी मौजूद है, एंटी RH मौजूद है, तो वो बच्चे की जो हेल्थ है उस पर बुरा असर डाल सकता है। अगर फीचर्स का क्या है, RH नेगेटिव, थ्रू प्लेसेंटा RH एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर्स ब्लड मिक्स विद द सर्कुलेटिंग फीटल ब्लड। तो जो RH एंटीबॉडी मौजूद है वो उस प्लेसेंटा के जरिए, प्लेसेंटा वूम के अंदर की एक पतली सी दीवार होती है जो फीचर्स के अंदर और मदर के बॉडी के अंदर दोनों के बीच में न्यूट्रिएंट्स और ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करती है। तो ये RH एंटीबॉडी उसके अंदर चला जाएगा बच्चे के ब्लड के अंदर। Here they react with RH protein present on the surface of fetal blood, fetal RBC। तो जो बच्चे के लिए जो भ्रूण के अंदर, फीटल के अंदर जो उसका ब्लड है उसके साथ में वो रिएक्ट करेगा। These antibodies destroy the RBC through agglutination and lead to heme agglutination। ओके, तो इस वजह से इन दोनों के रिएक्शन से क्या होगा, RBC को वो पूरी तरह से खत्म कर देगा। दिस में इवन लीड टू डेथ ऑफ द फीचर्स इन द मदर्स वूम। और कई बार इसकी वजह से बच्चे के गर्भ के अंदर भी, माँ के गर्भ के अंदर बच्चा मर जाता है। इवन इफ द इन्फेंट सर्वाइव, अगर यदि बच्चा इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है, ही बिकम वेरी वीक एंड जनरली सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस। तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर होगा और उसको हेपेटाइटिस जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज एरिथ्रोबैलास्टोसिस फैटालिस। और इस डिजीज का नाम होता है एरिथ्रोबैलास्टोसिस फैटालिस। इसको इसलिए बोलते हैं कि एरिथ्रोसाइट जो होता है वो RBC को बोलते हैं, और RBC के डिस्ट्रक्शन की वजह से जो डिजीज होती है उसी के लिए इसका नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फैटालिस बोलते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज मदर इज वैक्सीनेटेड विद anti-IgG। अब इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, जो मदर है पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान ही मदर को 1 घंटे के अंदर 1 दिन के अंदर 24 आवर के अंदर IgG एंटीबॉडी का, जो कि क्या है anti-RH होता है, उसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड रोगम एंटीबॉडीज। बाय डिस्ट्रॉइंग द फेटल
RH positive blood cause cell present in mother's blood. These antibodies inhibit the production of anti-RH. तो जब RH इम्यूनोग्लोबिन डी का इंजेक्शन लगाते थे वो RH एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को रोक देते हैं. Many times for the treatment of this disease, fetal blood is replaced by the process of transfusion. और कई बार ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए जो बच्चे का ब्लड है उसको रिप्लेस किया जाता है ट्रांसफ्यूजन के जरिए. उसको मदर के जो ब्लड है उसके जैसा रिप्लेस कर दिया जाता है. मैनी टाइम RH incompatibility is main case of hemolysis due to blood transfusion. ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में देखेंगे. थैंक यू ऑल.